नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विलयन वाले चैप्टर में विलयन का सामान्य परिचय, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठोसों का द्रव में विलयन, गैसों का द्रव में विलयन, द्रव द्रव विलयन व वाष्प दाब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। जिन कैंडिडेट ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, आप इस यूनिट का वीडियो नंबर 1 से देखते हुए इस वीडियो तक पहुंचे। हम ले रहे हैं आज का टॉपिक आदर्श व अनादर्श विलयन। स्कूल में भी कुछ स्टूडेंट आइडियल होते हैं जो स्कूल के नियमों का पालन करते हैं, ऑलवेज डिसिप्लिन में रहते हैं और टीचर जो कार्य देते हैं, स्कूल के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं। विलयन भी आदर्श और अनादर्श है। क्या ये भी कोई स्टूडेंट वाली बात है? देखो, आदर्श विलयन वह विलयन होते हैं जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम नॉन आइडियल अनादर्श विलयन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। इसके बारे में मैंने क्या बताया है? वह विलयन जो ताप व सांद्रता की किसी भी रेंज में वह विलयन जो ताप सांद्रता की सभी परासों में, ऑल रेंज, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। हम सपोज कर रहे हैं एक विलयन ए व बी से मिलकर बना है। ए मान लो विलय है और बी मान लो विलयक है। तो ए व बी से मिलकर बना विलयन आदर्श होगा। कब होगा उसकी बात कर रहे हैं। मिलकर बना विलयन आदर्श होगा कंडीशन क्या है? यदि नंबर 1 आयतन में परिवर्तन शून्य हो, यानी विलय प्लस विलायक का आयतन विलयन के आयतन के बराबर हो। तो नंबर 1 आयतन में परिवर्तन शून्य हो, यानी डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम वो क्या हो? शून्य। विलय प्लस विलायक का आयतन विलयन के आयतन के बराबर हो। सेकंड, एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी शून्य है, यानी डेल्टा एच जो है वो भी क्या हो? 0। अर्थात ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। नंबर 3, राउल्ट के नियम का पालन हो।
यानी जो भी घटक हैं उनका वाष्प दाब उसके मोलविन और उनके शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर हो। कहने का मतलब है कि पी ए है ये बराबर हो पी नोड ए एक्स ए का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब बराबर हो पी नोड बी एक्स बी, और जो टोटल प्रेशर है P इक्वल टू वो दोनों के आंशिक दाब के बराबर होना चाहिए। विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर हो। और नंबर 4, देखो जब अकेला विलय ए है तो इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल है तो उसको हम बोलेंगे ए आकर्षण बल। जब विलय अकेला है बी तो उसके अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल है जिसको हम बोलेंगे बी आकर्षण। और जब ये दोनों मिलकर विलयन बनाएंगे तो जो नया आकर्षण बल लगेगा उसको बोलेंगे ए बी आकर्षण बल। तो जो आदर्श विलयन है उसमें ए व बी के मध्य आकर्षण बल जो है विलय और विलायक के अणुओं के मध्य पहले जो आकर्षण बल है वो बराबर होगा जब विलय और विलायक मिलकर विलयन बना लेंगे, यानी ए और बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर। तो ऐसा विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। हालांकि प्योर आइडियल सॉल्यूशन बनने की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं जो इस कंडीशन पर खरे उतरते हैं। जैसे बेंजीन वेटोल प्लस कर लेते हैं बेंजीन और टोलुइन का विलयन, ब्रोमोबेंजीन व क्लोरोबेंजीन, क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन, मिलते जुलते नाम है, याद करने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन, एन हेप्टेन एन हेक्सेन, इस प्रकार का जो विलयन होगा जो इन दो घटकों से मिलकर बना है वो आदर्श विलयन होगा। नंबर 2 जो सॉल्यूशन है उसकी हम बात कर रहे हैं वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। डेफिनेशन आदर्श विलयन की सेम विपरीत हो जाएगी। वे विलयन जो ताप में सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो वह विलयन जो ताप में सांद्रता की सभी रेंज में यानी परसों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये हमारे बच्चे हैं, डिसिप्लिन से इनको कोई लेना देना नहीं। इनवर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं मतलब डेफिनेशन पूरी। तो हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन जो है उनके लिए जब हम ए व बी से मिलकर एक विलयन बनाएंगे तो आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, जो विलयन का कुल वाष्प दाब है इनके घटकों के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा और आकर्षण बल भी बराबर नहीं होगा। तो इनके लिए क्या होगा? नंबर 1 डेल्टा बी यानी आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। नंबर 2
एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, या तो ताप उत्पन्न होगा या ताप की आवश्यकता होगी। नंबर थर्ड, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो इनके घटकों के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा, तो हम इसको नॉट इक्वल रखें। और नंबर फोर, जो आकर्षण बल है ए व डी बी, जो आकर्षण बल है वो भी इक्वल नहीं होगा विलेय और विलायक के आकर्षण बल के मध्य आकर्षण बल। जब चेंजेस शून्य है तो आदर्श, शून्य नहीं है, इक्वल नहीं है तो अनादर्श। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, ये है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और नंबर दो, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले। तो इसमें नंबर एक में लिख देता हूं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले विलयन। ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी आयतन में परिवर्तन धनात्मक होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा, विलयन के घटकों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होगा, और जो विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल है वो अधिक होगा विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल के। तो ये है, तो यूं कह सकते हैं इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है। अब ए व बी से मिलकर बना विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। यदि धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित करेगा? जब नंबर एक, आयतन में परिवर्तन धनात्मक हो, यानी विलयन का आयतन विलेय प्लस विलायक के आयतन से अधिक होता है। नंबर दो, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक हो, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होगी जो विलयन बनेगा तब। नंबर थर्ड, घटकों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होगा, यानी जो पी ए है ये ग्रेटर देन होगा पी नोट ए एक्स ए से, पी बी जो है ये ग्रेटर देन होगा पी नोट बी एक्स बी से, और जो कुल वाष्प दाब है विलयन का ये ग्रेटर देन होगा ए और बी के आंशिक दाब के योग से। और नंबर फोर, ए व बी के मध्य,  के मध्य                                                                                                             के मध्य
अट्रैक्शन फोर्स वो ग्रेटर देन होगा ए व बी के मध्य आकर्षण बल। ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। जब विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं तो आकर्षण बल पहले की तुलना में कम हो जाते हैं। अब क्योंकि आकर्षण बल पहले की तुलना में कम हो जाते हैं इसीलिए विलयन के दोनों घटक थोड़े ही ताप पर उबलने लगते हैं और उनकी वाष्प बन जाती है। क्योंकि कम ताप पर वाष्प अधिक बनती है तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। वापस बोल रहा हूं, आकर्षण बल पहले की तुलना में बाद में कम हो जाते हैं इसीलिए घटक आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप वाष्प दाब अधिक होता है और क्वथनांक घट जाता है। ये आप ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल और एसीटोन। एसीटोन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और वाटर, मेथेनॉल और वाटर। इसके अलावा एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो, जब एथेनॉल को एसीटोन में मिश्रित किया जाता है तो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एथेनॉल है, मान लो मैं C2H5 को R लिख देता हूं OH, फिर HOR, फिर HOR। एथेनॉल के अणुओं के मध्य, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होगा, यहाँ भी आकर्षित होगा। तो एथेनॉल के अणुओं के बीच पहले से हाइड्रोजन बंधन है। जब एथेनॉल में एसीटोन मिलाया जाता है तो एसीटोन के अणु इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप बंध पहले की तुलना में दुर्बल हो जाते हैं और विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऐसा ही एसीटोन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल वाटर और मेथेनॉल वाटर के साथ होता है। यहाँ पर भी एथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जल के अणु आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आकर्षण बल पहले की तुलना में दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये लिखा है कि पहले जो आकर्षण बल है उनकी तुलना में बाद में कम है। कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में दूसरे अणु या मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जैसे एथेनॉल में एसीटोन मिलाने पर एथेनॉल के हाइड्रोजन बंध के बीच में एसीटोन के अणु आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप बंध दुर्बल हो जाते हैं और वाष्प दाब अधिक हो जाता है, क्वथनांक घट जाता है, क्योंकि कम ताप पर इनकी वाष्प बनने लगती है। बहुत देर सकते हैं। अनादर्श विलयन में सेकंड टाइप का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। इस प्रकार के विलयन के घटकों का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से कम हो जाता है, क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो इनका आंशिक दाब राउल्ट के नियम से
निर्धारित आंशिक दाब से कम हो जाए। सपोज करो ए व बी से मिलकर एक विलयन है, वो राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कब करेगा? तो हम लिख रहे हैं ए व बी से मिलकर बना विलयन राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कब करेगा? यदि नंबर 1 विलयन का जो आयतन है उसमें परिवर्तन ऋणात्मक हो, यानी विलयन का कुल आयतन विलय और विलायक के आयतन से कम हो जाता है। नंबर 2 एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक हो, अर्थात जो विलयन बनेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब है परक्रम ऊष्मा स्थिति और पॉजिटिव का मतलब है परक्रम ऊष्मा शोषी। नंबर 3 घटकों का आंशिक वाष्प दाब राउट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम हो जाएगा। PA लेस देन P नोट XA, PB B का आंशिक वाष्प दाब लेस देन P नोट B XB, और विलयन का कुल वाष्प दाब ये लेस देन हो जाएगा A और B के आंशिक वाष्प दाब के योग से। तो कुल वाष्प दाब राउट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो इस प्रकार के जो विलयन है उनमें AA और BB के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा। अब A और B के मध्य आकर्षण बल से विलय के अणु और विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में जब ये आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। अब क्योंकि विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक हो गया है, इसीलिए इनके घटकों की वाष्प आसानी से नहीं बनेगी, वाष्प काफी समय के बाद बनेगी, अर्थात इनको अधिक ताप पर गर्म करने पर इनकी वाष्प बनेगी। क्योंकि वाष्प आसानी से नहीं बन रही है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एसिड के साथ वाटर का मिक्सर H2SO4, वाटर के साथ HNO3, वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर के साथ एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में इसके ऊपर लाइन बनी हुई है, इसीलिए इस पर आप ध्यान देंगे। अभी बात करेंगे इसका। फिर फिनोल और एनिलीन। देखो जब एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का आंशिक वाष्प दाब कम हो जाता है और विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक हो जाते हैं। इसी कारण इनके घटकों का वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो देखो एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ CH3,
ध्यान दो, ये एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म में है CHCl3, तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है, इसमें हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश है। ये ऋणावेश तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होगा और इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक हो गए हैं, इसीलिए इनकी वाष्प आसानी से नहीं बनेगी। इनको अधिक ताप पर गर्म करने पर इनकी वाष्प बनेगी, वाष्प दाब कम हो जाएगा, लेकिन क्वथनांक देखो, वाष्प आसानी से नहीं बन रही है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले वाले विलीन में वाष्प आसानी से बन रही थी तो क्वथनांक घट जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध के कारण ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल आता है फिनोल और एनिलीन। फिनोल में क्या होता है, रिंग ऑफ बेंजीन, इससे जुड़ा हुआ होता है O से जुड़ा हुआ होता है H। एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है NH2, तो ये रिंग ऑफ बेंजीन, इससे जुड़ा हुआ ये पहला हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा हाइड्रोजन। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको भेज देते हैं यहाँ, इसको भेज देते हैं ये। अब क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में अधिक विद्युत श्रेणी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन अधिक विद्युत श्रेणी आंशिक ऋणावेश। ये धनावेशित इस ऋणावेशित नाइट्रोजन की ओर आकर्षित होगा, इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। क्योंकि बंध पहले की तुलना में प्रबल हो गए हैं, इसीलिए विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फिनोल और एनिलीन के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाते हैं, आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक हो गए हैं, इसीलिए वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब कम हो जाएगा। ये कुछ हमने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जो हमने पहले भी बनाया है, आदर्श विलयन का और उसके बाद अनादर्श विलयन का। जब हम देखो तीनों ग्राफ मैं साथ में बना रहा हूं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आदर्श विलयन के लिए, एक, चलो तीसरा नीचे बना लेंगे, दूसरा और ये तीसरा। जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो है वाष्प दाब और यहां ले रहे हैं मोल। यहां A की मोलविन 1 है तो B की मोलविन 0, और जब A की मोलविन 0 है तो घटक B की मोलविन कितनी होगी। ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये जहां काटता है वो घटक A का शुद्ध वाष्प दाब और ये घटक B का शुद्ध वाष्प दाब। फिर ग्राफ ये भी, इसको मिला देता है। ये जो वाष्प दाब है ये वाला, ये बताएगा विलयन के कुल वाष्प दाब को, जो बराबर होगा PA प्लस PB। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये बताएगा PB का जो बराबर है P नोट B XB को। ये बताएगा PA को जो बराबर है P नोट B XB। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये किसके लिए है, और आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके घटक के वाष्प दाब से या घटक की मोल वेग से संबंधित कर सकते हैं। अब हम ग्राफ सेकंड बनाते हैं, बीच में लाइन नोट कर लेते हैं। यहां हमने लिया है वाष्प दाब और इस एक्सिस पर हमने ली है मोल वेग। सेम है XA0 XB1, XA1 और XB0। अब जो ग्राफ मैं बनाऊंगा वो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, ये P नोड A है और ये है P नोड B।
या लाइन चेंज कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए। अब क्योंकि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, तो ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर जाएगा और ये ग्राफ भी कहां जाएगा, ऊपर। ये ध्यान रखेंगे। अब इस ग्राफ में वाष्प दाब को हमने ऊपर बनाया है क्योंकि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले घटकों का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। ये जो बता रही है लाइन, ये बता रही है टोटल प्रेशर PA और PB से ग्रेटर देन होता है। ये जो लाइन है ये बता रही है जो PB है वो ग्रेटर देन है P नॉट B XB से, और जो ये लाइन बता रही है PA ग्रेटर देन है P नॉट A X से, यानी जो वाष्प दाब है उसकी लाइन ऊपर हमने बना दी है। अब हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए। यहाँ पर भी मैं सेपरेशन लाइन खींच देता हूं। इसमें भी सेम ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं वाष्प दाब, यहाँ ले रहे हैं मोलविन इस एक्सिस पर, यहाँ XA0 XB1, यहाँ XA1 XB0, ये P नोट A को बताएगा, ये बताएगा P नोट B। B वाली लाइन मेरे ऊपर है, जब ऐसा होना चाहिए अगर आइडियल विलयन होता तो, लेकिन विलयन क्योंकि आइडियल नहीं है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ऋणात्मक विचलन वालों का जो वाष्प दाब है उसके घटकों के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये लाइन है ऊपर वाली, ये बता रही है कि कुल वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से कम हो रहा है। ये बता रही है कि PB लेस देन है P नोट B XB के, और ये लाइन बता रही है PA लेस देन है P नोट A XB। तो ये ग्राफ आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये वाष्प दाब और मोलविन के बीच में ग्राफ है जो विलयन आदर्श हो। ये जब विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है क्योंकि वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, और ये तब जब विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता हो। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में डिटेल से पढ़ा। यदि मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए वाकई हेल्पफुल है, आपको समझने में आसानी है, केमिस्ट्री में मजा आ रहा है, तो आप मेरे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।